हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो अगर आपको स्क्रीन में कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है तो अपनी टेंशन नहीं लेनी है। हमेशा की तरह आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम में, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करो। नोट्स आपको सारे मिलने वाले हैं। इससे पहले के पार्ट्स में सारे पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, चार्टर एक्ट क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, ये हमारे पास जो इतने सारे वो चले थे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, वो सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान कैसे बना था, उसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री उसकी पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे कैसे रीडिंग्स हुई थी, कौन कौन मेंबर से कैसे कैसे कमेटीज बनी थी, वो सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं। और साथ में संविधान आज बना भी देंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो इससे पहले हम क्वेश्चन जितने भी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे लास्ट पार्ट में, हमने क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिए थे। तो टेंशन कुछ नहीं लेनी है, आराम से प्लेलिस्ट बनी, वहाँ पे जाके वीडियोस देखते रहो। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, नोट्स आपको मिले होंगे यहाँ पे, कहानी की तरह समझो, मज़ा आने वाला पढ़ने में आपको। और आपको मैंने कहा था 11 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगी। एक्चुअली वीडियो आपको 11 बजे बनाना स्टार्ट करूँ तो आप तक हो सकता है लेट पहुँचेगी, उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा पहले से ही। हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हुआ क्या था यहाँ पर, हम बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एक संविधान सभा बनाएंगे जो संविधान बनने का काम करेगी ना। संविधान अगर बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो कुछ बंदे होंगे वो मिलेंगे, एक असेंबली बनाएंगे, इसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोलेंगे। वो असेंबली जब मिलेगी, वो बंदे जब मिलेंगे तो मिलकर संविधान बनाएंगे ना। तो ऐसी जो पहली बार डिमांड रखी गई थी वो 1934 में रखी गई थी कि हमारे देश का अपना संविधान होना चाहिए, तो संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का होना जरूरी है। ऐसी पहली बार डिमांड किसने रखी थी? M.N. रॉय के द्वारा पहली बार ये डिमांड रखी गई थी 1934 में कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। क्लियर हो गया? पहले डिमांड रखी गई थी, नहीं दिखा टेंशन मत लो। उसके बाद क्या होता है, एक साल के बाद INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे, वो ऑफिशियल डिमांड करते हैं कि हाँ ये बात सही है, हमने अपने देश का संविधान बनाना है तो हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। तो 1935 में जो INC ऑफिशियल डिमांड कर लेता है, फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी और भी आते हैं, इस तरह का सिस्टम चलता रहता है। फिर अंग्रेज फाइनली 1940 में अगस्त ऑफर ले आते हैं। आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर चल रही थी, अगस्त ऑफर क्या है, आगे क्रिप्स मिशन क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, ये हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पे जाके आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, अगर आप रिलेट करोगे तो यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अगस्त ऑफर वगैरह आता है कि इसमें मुस्लिम लीग भी बाइकआउट कर देता है और INC भी बाइकआउट कर देती है, क्योंकि ये कहते हैं कि आप हमारे साथ क्या कर रहे हो, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तुम लड़ाई में हमारी तरफ से, इंडियंस को बोलते हैं अंग्रेज, तुम लड़ाई में हमारी तरफ से लड़ो तो जैसे हम जीत जाएंगे हम तुम्हें आज़ादी दे देंगे। तो इंडियंस बोलते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 18 पे, उस टाइम भी तुमने ये बोला था, आज भी तुम ये बोल रहे हो, इतने पागल थोड़ी ना हम। तो वो उसको रिजेक्ट कर लेते हैं। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, बेचारों को वो भी फेल हो जाता है। फिर फाइनली 1946 में बात करें, कैबिनेट मिशन प्लान आता है, जो ये आइडिया लेके आता है। ये लगता है क्यों फेल हो जाता है क्रिप्स मिशन, क्योंकि अभी मुस्लिम लीग बाइकआउट कर देता है इसको। लेकिन फाइनली जो भी है 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, यहाँ पे बोलते हैं कि हम इलेक्शन वगैरह करवाएंगे। तो इसके बाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्थापना होती है फाइनली जाके, वो सब कुछ समझते कैसे है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करेंगे, 1946 में इसकी स्थापना वगैरह होती है, नवंबर का महीना होता है। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान को फॉलो करते हैं। अब कैबिनेट मिशन प्लान के क्या फीचर्स थे, किस तरह से फंडा डिराइव करा था उन्होंने, वो सब समझते हैं और देखते हैं इलेक्शंस वगैरह कैसे हुए थे। अब ध्यान से समझो यहाँ पर क्या हुआ था। ये क्या कहते हैं कि इंडिया को हम क्या करेंगे, जो कैबिनेट मिशन प्लान का फंडा होता है, क्या कहते हैं हम इंडिया, जो पूरा इंडिया है उसमें क्या करेंगे, 389 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे अब आज के टाइम पे इंडिया के इलेक्शन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन इस तरह से इलेक्शन होंगे, वो इंडिया के स्टेट्स हैं और यूटीज हैं, है ना, इस तरह से डिवाइड किया हो, फिर वो सारे स्टेट यूटी को मिला के इलेक्शन वगैरह होते हैं। उसी तरीके से इंडिया पूरे को कितने हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, 389 स्टेट्स में इंडिया को डिवाइड कर लिया। अब 389 में से क्या कर दिया, 296 जो हमारे पास थी, 296 हमारे पास कर दी ब्रिटिश प्रोविंस की, यानी कि जो अंग्रेजों के अंडर आते थे वो थे 296 एरियाज, और बाकी 93 कौन से थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, मतलब जहाँ पे राजा वगैरह राज किया करते थे, जो अंग्रेजों के अंडर नहीं थी। तो अंग्रेजों ने 2 हिस्सों में बांट दिया। पहले कह दिया पूरा इंडिया 389 पार्ट्स हैं इंडिया के, और 389 में से 93 तो वो हैं जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, पे राजा वगैरह राज करते हैं। 93 बंदे यहाँ से इलेक्ट होके आएंगे, 93 बंदे हम यहाँ के लेंगे, और 296 हम लेंगे जो हमारे ब्रिटिश कंट्रोल में आते हैं, समझ गए। लेकिन जो 296 है ना, इसमें से 292 तो सिंपल सीधा बॉम्बे मद्रास ऐसे इलाके जो थे, 11 प्रोविंस थे, वहां से आ रहे थे। और 4 जो चीफ जो प्रोविंसेस थे ना, जिसमें दिल्ली बलूचिस्तान वगैरह यहाँ से आता है, यहाँ से बंदे आएंगे, वो सब छोड़ दो। अगर आपको नहीं उस झंझट में फंसना तो इतना याद रखना कि 389 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया होता। एक था 296 जो ब्रिटिश के अंडर आते थे, और एक था 93 कौन से वाले, जो राजा वगैरह जहाँ से राज किया करते थे, वो वाले इलाके।
आगे चलते रहो और क्लैरिटी आती रहेगी अगर कोई भी डाउट वगैरह आपको रह रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या कहा गया, जैसे 296 सीट्स है ना ये वाली, अब ये 296 सीट्स कैसे बनाई है वो फंडा समझो। कहा गया जो एक सीट हम बना रहे हैं वो 1 मिलियन पॉपुलेशन मतलब 10 लाख लोगों के लिए हम एक सीट बना रहे हैं। इस तरह से हमें 296 सीट्स बनाएंगे, क्योंकि सीट्स तो 296 बना दी, उसका बेस क्या है, तुमने कैसे 296 पार्ट्स में डिवाइड किया इंडिया को, मतलब ब्रिटिश प्रोविंस को तुमने 296 क्यों बना दिया, 396 क्यों नहीं बनाया, 400 क्यों नहीं बनाया। तो उन्होंने कहा हम पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स बना रहे हैं, मिलियन के हिसाब से एक मतलब मिलियन 10 लाख की बात करोगे उस पर हम एक सीट यहाँ पर दे रहे हैं आपको, ये फंडा हमने यूज करा है। और फिर उन्होंने कहा कि जो हमने 296 सीट्स बनाई है तो है ही है, साथ में हमने एक काम और करा यहाँ पर कि जो मेजर कम्युनिटीज हैं जैसे मुस्लिम, सिख है, जनरल में बाकी सब आ जाएंगे, ये सभी बंदे जो है इनको इक्वल प्रोपोर्शन दिया हमने सीट्स में, इस तरह से मैंने सेट करा हुआ है। और फिर क्या कहा गया, जो ये इलेक्शंस की बात कर रहे हैं ना, सबसे पहली बात ये जो इलेक्शन पता कहाँ पे होने थे, इन जगहों पर तो इलेक्शन होने ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राजा वगैरह थे, तो यहाँ के राजा को क्या कहा गया, तुम्हारे में 93 सीट्स रखी हैं, तुम चाहे इलेक्शन मत लड़ो, लेकिन देश का संविधान बनाने के लिए तुम क्या करो, तुम अपने अपने जो जहाँ पे तुम राज करते हो ना, वहाँ से एक एक बंदा वहाँ पे भेज दो, अपने हिसाब से नॉमिनेट करके वहाँ पे भेज दो, हम उसको रख देंगे, यानी कि 93 सीट्स हमने फुल करने तुम्हारी तरफ से। तो इनमें तो इलेक्शन होने नहीं है, क्योंकि जहाँ पे राजा वगैरह हैं, इलेक्शंस कहाँ पे होंगे, जो 296 स्टेट्स हैं जो कि ब्रिटिश प्रोविंस के अंडर जहाँ पे ब्रिटिश राज वगैरह क्या करते थे, यानी कि इलेक्शंस करवाएंगे इन 296 जगह पे, यहाँ पे जो मेजोरिटी में आएंगे और ये जो रहेंगे ये मिलके क्या बनाएंगे, संविधान बनाएंगे। समझ गए? तो यहाँ पर जो 296 बंदे हमने इलेक्ट करने थे उसका फंडा क्या था, कहा गया जो 296 बंदे इलेक्ट होंगे वो कैसे इलेक्ट होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा। समझ गए? लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया था, जो मतलब जैसे कोई प्रोविंस वगैरह है ना, उसके जो हर एक प्रोविंस की बात करेंगे वहाँ पे क्या था, वहाँ की एक लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी जो वहाँ के संविधान वगैरह बनाएगी ना, वहाँ का संविधान ही वहाँ के रूल्स बनाएगी, उनको फॉलो वगैरह करवाएगी, हर एक रूल्स वगैरह बनाएगी। समझ लो सिंपल सा फंडा ये है। तो हर एक प्रोविंस की जो एक लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी, उस लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ मेंबर हुआ करते थे, ये हम पहले भी पढ़ चुके थे, यानी कि जो वोटिंग करेंगे वो सिर्फ यही बंदे करने वाले हैं और कोई नहीं करने वाला। जो 296 इलेक्शन हम सीट्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे इंडिया का आम इंसान नहीं वोट करने वाला है, वहाँ पे कौन वोट करने वाला है, वहाँ पे सिर्फ जो इन असेंबलीज के मेंबर होंगे ना, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, सिर्फ वही वोट करेंगे और वही जिताएंगे यहाँ पे कौन आने वाला है। और दूसरा फंडा क्या कहा गया था कि अगर यहाँ पे कोई मुस्लिम खड़ा हुआ है तो उसको उस प्रोविंस का, उस पर्टिकुलर हिस्से का सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेगा, अगर कोई सिख खड़ा हुआ है तो उसको सिर्फ सिख ही वोट करेगा। इस तरह का फंडा भी यहाँ पे लाया हुआ था। क्लियर हो गया? थोड़ा सा अगर दिमाग अगर घूम रहा है तो टेंशन मत लो, तो समझना कि इंडिया को क्या कर दिया, 389 स्टेट्स में बांट दिया, उसमें से 296 अलग कर दी, 93 अलग कर दी। जो ये 93 था, 3 का स्क्वायर 9 कर लेना, जो 93 था यहाँ पे वोट नहीं होनी है, वोट कहाँ पे पड़नी है, 296 जगह पे वोट पड़नी है। लेकिन वोट देगा कौन, आम इंसान ही देगा। जो भी अगर मैं मद्रास प्रोविंस का एग्जांपल देता हूँ तो मद्रास की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं सिर्फ वही वोट करेंगे, बाकी कोई वोट नहीं करने वाला, मतलब मद्रास के बाकी लोग नहीं वोट करेंगे। वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई, जो कानून वगैरह बनाती है वहाँ के, सिर्फ वो वाले बंदे वोट करने वाले हैं। ये फंडा क्लियर हुआ होगा? तो इलेक्शन का बेस सारा क्लियर हो गया कि इलेक्शन किस किस तरह से करवाएंगे, इन बातों को यूज करा गया था। और फाइनली जब इलेक्शंस होते हैं जुलाई से अगस्त के महीने की बात करेंगे, 1946 में ही इलेक्शन हो भी जाते हैं। समझ गए? 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था और 1946 में आखिरकार इलेक्शन हो भी जाते हैं। और इस इलेक्शन में आईएनसी जो 208 सीटें जीत जाती है, मुस्लिम लीग 73 वोट्स जीतता है और बाकी पार्टीज की बात करेंगे वो 15 वोट्स यहाँ पर जीत जाते हैं। इतना फंडा क्लियर हो गया, ये सब कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा। और जो ये प्रिंसली स्टेट्स की बात करें, इन्होंने कुछ आगे पार्टिसिपेट, यहाँ पे वोटिंग वगैरह होनी नहीं थी तो इन्होंने कुछ करा भी नहीं था, ना ही इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स वालों ने ना ही अपने बंदे नॉमिनेट करे कि हम अपने प्रोविंस से, अपने इलाके से बंदा भेजेंगे वो संविधान वगैरह बनाने के लिए। वैसा भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो बोलते थे अगर हमने अपने बंदे वहाँ पे भेज दिए तो हम भी उनके कंट्रोल में आ जाएंगे, हम अलग हैं, हम अलग ही ठीक रहेंगे, हमारा अपना सिस्टम ठीक चल रहा है, उनको जो करना है करने दो। समझ गए? तो इलेक्शन इन जगह पे हुए थे 296 स्टेट्स पे, इनका रिजल्ट आपको सामने बताया। तो मेजोरिटी में कौन जीत गया यहाँ पर, आईएनसी। ना ही यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने पार्टिसिपेट करा था, ना ही गांधी जी ने पार्टिसिपेट करा था। आगे चलते हैं। अब जब ये सब कुछ बन गया था, इलेक्शन वगैरह जीत लिए, जुलाई अगस्त में इलेक्शन हो गए थे, फिर फाइनली जाके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करें वो नवंबर में जाके बन भी गई थी। क्लियर हो गया? ये तो बनी नवंबर में थी, बट उसका बैकग्राउंड आपको समझाए कि इलेक्शन वगैरह कैसे हुए थे, इलेक्शन वगैरह हो गए, आईएनसी जीत गई है तो अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई है। समझ गए? असेंबली बन गई, अब वो मीटिंग वगैरह क्या करेंगे ना, तो पहली मीटिंग कब होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई है ये मीटिंग भी करेंगे। तो जाके बनी कब थी, नवंबर में बनी थी, इलेक्शन जुलाई अगस्त
1946 में हुए। 1946 नवंबर में ही इन्होंने बना भी दी असेंबली, और 1946 दिसंबर में जाके तो पहली मीटिंग करते हैं। जब ये पहली मीटिंग करते हैं तो वहाँ पे मुस्लिम लीग वाले पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, वो बोलते हैं हमें अलग राज्य चाहिए, ऐसे वैसे करके तो वो पार्टिसिपेट नहीं वहाँ पे करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कितने मेंबर बच जाएंगे? अब यहाँ पे तो 289 मेंबर्स की 296 मेंबर की बात कर रहे थे, यहाँ से जाके अब 211 मेंबर बन जाते हैं यहाँ पे। यानी कि जो पहली मीटिंग वहाँ पर हुई थी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 211, सिर्फ और सिर्फ नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर सिर्फ 211 बंदों ने मीटिंग अटेंड करी थी। समझ क्यों? मुस्लिम लीग ने पहली मीटिंग को अटेंड ही नहीं किया, उन्होंने बायकॉट कर दिया था, लेकिन फिर पहली मीटिंग तो हुई थी, 211 बंदे उसमें थे। और डॉक्टर एस सिन्हा की बात करेंगे, इन्हें स्टार्टिंग में, क्योंकि ये ओल्ड थे, एज में बड़े थे, इन्हें टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट यहाँ पे बनाया था। किसका? जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, इसके पहले टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट कौन बने थे? एस सिन्हा बने थे। लेकिन बाद में जाके फाइनल जाके प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे फाइनली प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एक एच.सी. मुखर्जी और एक वी.टी. कृष्णमाचारी, 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। समझ गए फंडा? एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपको पता है कि कैसे कैसे डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान आता है, कैबिनेट मिशन प्लान बोलता है इलेक्शंस करवाओ, इलेक्शन में 389 पार्ट्स बन जाते हैं, 93 प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, बाकी 296 की बात करेंगे वो हमारे पास ब्रिटिश प्रोविंस वाले होते हैं। प्रिंसली स्टेट्स वाले इलेक्शन में तो प्रिंसली स्टेट्स में इलेक्शन होने ही नहीं है, ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर इलेक्शन होने, ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर इलेक्शन होंगे, तो वो जाके कौन जीत जाएगा? आईएनसी जीत जाएगा। जब आईएनसी जीत गया तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई। जब वो असेंबली बन गई तो पहली बार मीटिंग 1946 में दिसंबर में ही कर रहे हैं। वहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे मुस्लिम लीग वाले जाते ही नहीं है, पीछे 211 मेंबर बच जाते हैं, वो जाते हैं मीटिंग करने के लिए। और एस सिन्हा की बात करेंगे, टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बनाया जाता है। बाद में जाके फाइनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और उसके 2 वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, एक एच.सी. मुखर्जी और एक कृष्णमाचारी, यहाँ पे जो है 2 प्रेसिडेंट बन जाते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे नेहरू जी की बात करेंगे, वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बताते हैं कि हम क्या क्या चीज़ों को फॉलो करने जा रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि अब इंडिया जो है वो क्या रहेगा, मतलब ये पहले मीटिंग थी, उसके बाद की हम बात कर रहे हैं किस किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं कि इंडिया आज के बाद एक आज़ाद देश रहेगा, मतलब आज़ाद बन जाएगा, आज़ाद होगा। यहाँ पे कोई ना कोई जो हेड होगा वो चुन क्या करेगा, समझ क्यों, किसी का कंट्रोल यहाँ पर नहीं होगा, इस तरह की बातें करी जाती हैं। और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कहा जाता है कि इंडिया जो यूनियन की तरह क्रिएट करेगा, मतलब अभी हमें पता नहीं कि इंडिया फाइनल कितना बनने जा रहा है, इंडिया की बाउंड्रीज वगैरह क्या है, तो कहा जाता है कि इंडिया जो है वो एक यूनियन की तरह ट्रीट करेगा। मतलब अगर कोई इंडिया में आगे एंट्री करना चाहेगा, कोई हटना चाहेगा, वो सब मिला के जो भी है ना, एक यूनियन बनेगा, इंडिया की यूनियन की तरह काम किया करेगा, इस तरह से बंटा हुआ नहीं रहेगा। समझ के पावर सेंटर में चल जाएगी, इस तरह की कई सारी बातें करी गई थी। ये पहली मीटिंग थी। इस तरह से 11 सेशंस यहाँ पर हुए थे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करते हैं। फिलहाल जो भी है, अभी 1946 की हम बात कर रहे हैं, 1946 में मीटिंग वगैरह चल रही है, पहली रीडिंग चल रही है। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आ गया था, जिसके बाद इंडिया अलग हो गया था और पाकिस्तान अलग हो गया था, आप सभी को पता है। इसके बारे में लास्ट की वीडियो में पढ़ भी चुके थे। अभी तक हमने क्या कहा कि संविधान सभा बन गई है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई है, वो असेंबली बनाने के बाद पहले मीटिंग करी गई, क्या बातें वहाँ पे करी गई थी, और भी कई सारी बातें यहाँ पर करी गई थी, जैसे माइनॉरिटीज़ का ध्यान रखा जाएगा, बहुत सारी बातें करी गई थी। आप पढ़ लेना वहाँ पे जाके, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको वो बता दिया। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, कुछ देर के बाद वहाँ पे, क्योंकि ये मीटिंग की बात दिसंबर में हो रही है और इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आ जाता है, इंडिया पाकिस्तान अलग हो जाता है। अभी फिर से बातचीत करते हैं, फिर अब क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अब हम बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं, ब्रिटिश का हमारे पर कंट्रोल ही नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं, जो ब्रिटिश के लॉज हैं उनको हम खत्म भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी, हम जैसा मर्जी चलाएंगे इंडिया को। इस तरह से बातें करी जाती है, और भी कई तरह की बातें वहाँ पे कही जाती हैं। लेकिन फाइनली होता क्या है, अब इंडियन एक्ट 1947 तो आ गया, अब एक असेंबली जो हमारे पास अभी तक ये असेंबली चल रही थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जिसका काम था सिर्फ संविधान बनाना, अब इसके 2 काम हो गए थे। क्यों? क्योंकि देश आज़ाद हो गया, मुस्लिम अलग हो गए, पाकिस्तान अलग बन गया, इंडिया अलग बन गया। अब इस असेंबली को 2 काम दे दिए थे। तो इस असेंबली को पहला काम क्या दे दिया, एक काम था इसका संविधान बनाना, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा काम था कानून वगैरह बनाना, समझ के लॉज वगैरह बनाना। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, यही पहले पार्लियामेंट में बन गई थी इंडिया, क्योंकि पार्लियामेंट का काम क्या होता है, कानून वगैरह बनाना। तो अभी कानून, पार्लियामेंट तो बनी थी, इलेक्शन हुए नहीं थे ना, तो इसीलिए जो ये असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये पार्लियामेंट की तरह काम पे करना स्टार्ट कर दिया था इसने। तो 2 काम दे के कहा गया, अब जो मीटिंग हुआ करेगी, एक दिन में एक मीटिंग, दूसरे दिन दूसरी मीटिंग हुआ करेगी। पहले दिन जैसे मीटिंग हो गई संविधान बनाने वालों की, और दूसरे दिन किसकी मीटिंग हुआ करेगी, जो कानून वगैरह बनाया करेंगे। समझ गए, इस तरह से मीटिंग चलती रहेंगी। तो जब हम बात करेंगे संविधान बनाने की बात करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली असेंबली होगी, उसके चेयरमैन कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। और जो लॉज बनाएंगे, कानून बनाएंगे, कानून बनाने वाली जो असेंबली होगी, उसके प्रेसिडेंट कौन होंगे, जीवी मावलंकर उसके चेयरमैन होंगे। समझ गए,
एक काम है संविधान बनाना, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक काम है कानून बनाना, प्रेसिडेंट चेयरमैन बोलो जीवी मावलंकर होंगे। तो एक दिन ये मिला करेंगे और एक दिन ये मिला करेंगे, दोनों एक साथ कभी भी नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गया? इस तरह की बातें करी गई थी यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आने के बाद। और उसके बाद आपको पता है मुस्लिम लीग यहाँ से टोटली हट गए यहाँ से, क्योंकि पाकिस्तान अलग बन गया हुआ है। अब जो असेंबली की स्ट्रेंथ थी, ये जो हमारे पास 389 स्ट्रेंथ थी पूरे मतलब प्रिंसली स्टेट्स को मिला के और ये मिला के, अब जो स्ट्रेंथ बन गई थी अब ये 299 बन गई थी। समझिए क्यों? क्योंकि आधा मुस्लिम पाकिस्तान तो अलग हो गया था, आधे मेंबर वहां पे चले गए थे। तो 299 कैसे हो गए थे यहाँ पर? जो 296 ब्रिटिश के अंडर जगह थी ना, जो 296 ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, उसमें से 229 जो इंडिया में थी बाकी पाकिस्तान में चले गई। इसका मतलब 229 तो वो थे जो ब्रिटिश कंट्रोल में थे, वो इंडिया का हिस्सा बन गए थे। और जो प्रिंसली स्टेट्स की बात करें जो पहले 93 थी, अब 70 प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थी जो हमारे इंडिया में एंट्री कर गए थे। क्यों? क्योंकि पहले था ना कि प्रिंसली स्टेट्स अलग रह रही थी, लेकिन अब देश आज़ाद हो गए थे, अलग अलग बन गए थे, चुनना था उनको कहाँ पर जाना है। तो 70 ने चुना कि हमने इंडिया में जाना, तो ये इंडिया में आ गए थे। तो टोटल मिला के सबको अगर टोटल मिला के बात करेंगे, इंडिया की जो असेंबली की स्ट्रेंथ थी वो कितनी बन गई थी? अब 299 की यहाँ पे स्ट्रेंथ बन गई थी। क्लियर हो गया? ऐसे अगर इंडिया पाकिस्तान अलग ना हुआ होता तो 389 स्ट्रेंथ रहनी थी टोटल, लेकिन पाकिस्तान अलग हो गया, अब स्ट्रेंथ कितनी हो गया है? 299। यहाँ पे चाहे मुस्लिम लीग यहाँ पे एंट्री नहीं कर रही थी, वो पहली रीडिंग में पहली मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी भी इंडिया का हिस्सा थे। अब जो वो बिल्कुल ही अलग हो गए तो असेंबली की स्ट्रेंथ भी चेंज हो गई है। समझ गए? इसी असेंबली की बात करेंगे, इसने ये काम तो कर रही है कि दो काम होंगे, संविधान बनाने का काम होगा, एक लॉज बनाने का काम होगा। इसी असेंबली की बात करें, इसने और भी काम करे थे। जैसे अगर हम बात करेंगे 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 की बात करें, हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करा था। जो आज हम नेशनल फ्लैग की बात करते हैं वो अडॉप्ट कब करा था? 22 जुलाई 1947 को। हमारा नेशनल एंथम की बात करो, हमारे नेशनल सॉन्ग की बात करो, 24 जनवरी 1950 को उनको अडॉप्ट करा गया था। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि हमारे नेशनल एंथम किसने लिखा था, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, नेशनल सॉन्ग किसने लिखा था, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था। ये अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और ये भी बताना है कि बोर्ड वगैरह तो नहीं हो रहे हो, ठीक है? क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मटेरियल था, आपको एग्जाम में पास आने वाला है, इसलिए एक ही बार में बहुत कुछ आपके वीडियो में सामने आपको दिख रहा होगा, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से पढ़ते जाना। ये तो होगा इस असेंबली ने क्या क्या करा था। अब संविधान बनाने की बात करते हैं। जो पूरा संविधान बना था उसको बनाने के लिए 11 सेशंस हुए थे। पहले सेशन आपको जैसे बताया ना, उस तरह के 11 सेशन हुए थे और संविधान बनाने में 2 साल लग गए थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था। फिर से रिपीट करूंगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारा संविधान बनने में। और 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया था, समझा गया था कि इस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। क्योंकि हमारा संविधान जो है आपको पता है बड़ा भी, अभी हम फीचर्स पढ़ेंगे उसके बारे में, और बहुत बड़े तरीके से बनाया गया, हर एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। इसीलिए क्यों? क्योंकि हमने हर एक चीज को समझा बारीकी से। 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ा था, बॉर्डर फीचर्स में हम पढ़ेंगे कहाँ से हमने क्या क्या लिया था, लेकिन 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने समझा था, तभी हमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। और 64 लाख का उस टाइम के हिसाब से 64 लाख रुपए का खर्च हमारा हुआ था ये संविधान बनाने में। और फाइनली अगर हम बात करेंगे 24 जनवरी 1950 की बात करेंगे, फाइनल सेशन होता है। 11 सेशन हुए थे ना, तो फाइनल सेशन कब होता है? 24 जनवरी 1950 को होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो हमारी असेंबली है ना, ये अभी भी प्रोविंशियल पार्लियामेंट की तरह काम कर रही है। पहले तो आपको मैंने बताया कि पार्लियामेंट थी क्यों? क्योंकि लॉज बनाने का काम पार्लियामेंट का होता है, तो ये असेंबली जो पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी। लेकिन इस असेंबली की बात करेंगे, फाइनल मीटिंग कब हुई है? 24 जनवरी 1950। इसका मतलब इसके बाद इसका कोई काम नहीं है। लेकिन तब भी यहाँ पर क्या है, जो ये असेंबली है ये पार्लियामेंट की तरह काम कर रही है, इंडिया के प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि भी इलेक्शन हुए ही नहीं थे। जो जनरल इलेक्शन फाइनली अब इंडिया बनने के बाद होने थे वो भी हुए नहीं थे, 1951-52 में होंगे। उसके बाद जाके पार्लियामेंट चेंज होगी। लेकिन अभी तक जो है वो जो असेंबली थी ये अभी भी पार्लियामेंट का काम करती जा रही है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई समझ आ रहा होगा। अगर आप जाके नोट्स देखोगे तो नोट्स में भी तक 5-6 पेज आपने पढ़ लिए होंगे, लेकिन यहाँ पे कोशिश करोगे वो कहानी की तरह रिलेट करवा सकूँ ताकि आपको पढ़ने में मजा आए, नोट्स पढ़ने में आपको मजा आए। आगे चलते हैं। अब संविधान बनाने के लिए इतना टाइम लगेगा, वो टाइम लगेगा, आपको समझ आ गया। संविधान बनाने के लिए कई सारी कमेटीज भी बनाई गई थी। जैसे मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं सिर्फ मैंने लिख लिया तो वीडियो लेक्चर तैयार हो गया है ना। अगर मैं लिख के छोड़ दूंगा तो आपको इस वीडियो पहुंच जाएगी, नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब क्या है, अगर जैसे मान के चलिए संविधान में बना रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, लिखने का काम अलग है, इसकी वीडियो की एडिटिंग का काम अलग होगा, वीडियो शूट करने का काम अलग होगा, लाइटनिंग वगैरह का काम अलग होगा, समझ गए हो। फिर उसके बाद अपलोडिंग
कोडिंग का काम अलग होगा, शेयरिंग का काम अलग होगा, इतने सारे काम होंगे तब जाके एक चीज पूरी होगी ना। उसी तरीके से संविधान बनने का मतलब नहीं कि सिर्फ लिख ले तो संविधान पूरा हो गया, बहुत सारी बातों का और ध्यान रखना था। तो हमारे संविधान बनाने के लिए कई सारी कमेटीज बनी थी। कुछ मेजर कमेटीज थी जिसमें 8 मेजर कमेटीज थी और माइनर कमेटीज 13 माइनर कमेटीज थी। जो 8 मेजर कमेटीज की बात करेंगे स्क्रीन में आपको सामने चल रहा होगा, जिसमें एक थी ड्राफ्टिंग कमेटी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, इसने ड्राफ्ट पूरा तैयार करना था संविधान को। उसके हेड चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के भी ये हेड थे। तो बाकी जो कमेटीज हैं स्क्रीनशॉट आपको सामने स्क्रीन में चल ही रहा होगा, आप वहाँ पे जाकर देख ही सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को शेयर भी जरूर करना, क्योंकि अब थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग बना नहीं पा रहा हूँ वीडियो को मैं आज, क्योंकि काफ़ी लेट वीडियो बन रही है। दिमाग में ये था कि वीडियो जल्दी आप तक पहुँचा दूंगा, लेकिन काफ़ी लेट हो गया किसी वजह से। तो 11 बजे के करीब भी वीडियो बना रहा हूँ। आप तो क्या पता 12 बजे पहुँचेगी, कब पहुँचेगी मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ पे एडिटिंग में भी टाइम लग जाएगा, तो उसको सॉरी भी बोलना चाहूँगा। बट वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको शेयर भी जरूर करना, नेक्स्ट टाइम से वीडियो पर जल्दी पहुँच जाया करेगी, ठीक है। आगे यहाँ पे चलते हैं। मेजर कमेटीज के साथ माइनर कमेटीज में बनी थी, जिसमें अगर हम बात करें जैसे यूनियन पावर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है। अच्छा, तो उसी के आगे ना मेजर कमेटीज में आगे राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे, सरदार पटेल की कमेटी थी। इस तरह से माइनर में फाइनेंस स्टाफ कमेटी थी, प्रेस गैलरी कमेटी थी। वो सब भी आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा, नाम वगैरह देख लो वीडियो को पॉज करके। बाकी जब नोट्स वगैरह देखोगे वहाँ पे जाके याद भी कर लेना, एग्जाम की तैयारी कर लेना, सब कुछ याद करना पड़ेगा, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, है ना। क्योंकि डिफिकल्टी किसको कहते हैं? अगर इस टॉपिक की बात करेंगे, जैसे हमने संविधान अडॉप्ट कब करा था, कितना टाइम लगा था, कितना खर्च आया था, ये तो हो गए पुराने वाले क्वेश्चन। इसमें से जैसे अगर हम बात करेंगे कि अगर जैसे यहाँ पे बात करेंगे इसके हेड कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, वो भी काफी पुराना क्वेश्चन हो गया है। अगर वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड पूछ सकते हैं तो बाकी को तो हेड पूछ सकते हैं, तो वो भी कवर कर लेना। हो सकता है अगर डिफिकल्ट बनाना यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, मगर जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आपके लिए बहुत ज्यादा रहने वाला है। हालांकि क्वेश्चन हम कवर करेंगे, 2-3 टॉपिक खत्म होने के बाद अब और मजा आने वाला है आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट में से कौन सी है? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी का सेटअप कब करा गया था? जो संविधान तो बन गया कि हमें इतना साल लगा, ये साल लगा, वो साल लगा, ये सारी कमेटीज बनी थी ना। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसको कब सेटअप करा गया था? 29 अगस्त 1947 को सेटअप करा गया था। इसने 6 महीने लिए थे सब कुछ तैयार ड्राफ्ट करने के लिए, और उन 6 महीनों में भी ये सिर्फ 141 डेज इन्होंने सेटिंग करी थी, मतलब 141 बार मीटिंग करी थी पूरे 6 महीने में। उन 6 महीनों में इन्होंने सेटअप कर लिया था ड्राफ्टिंग कमेटी को। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेन 7 मेंबर थे, जिसके चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी, आपको बता चुका हूँ। बाकी इसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, ए कृष्ण स्वामी अयंगर थे। कैसे याद रखोगे? बी आर अम्बेडकर तो आपको पता ही है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होंगे। ये सातों के सातों नाम आपको याद करने पड़ेंगे। कई बार एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन मेंबर था या इनमें से कौन मेंबर नहीं था, तो आपको 7 के 7 मेंबर का नाम पता होना चाहिए। बी आर अम्बेडकर आपको याद रहेगा। देखो, एक है गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अयंगर। तो गोपाल, या फिर आप सिंपल पढ़ लो स्वामी अयंगर, स्वामी अय्यर, स्वामी अयंगर, स्वामी अय्यर, तो सेम है। तो स्वामी अय्यर, स्वामी अयंगर कहीं पे भी आएगा टिक मार देना। बाकी गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, तो गोपाल कृष्ण सेम ही नाम है ना। अगर हिंदू धर्म की बात हो, कृष्ण भगवान की बात हो, गोपाल कृष्ण एक ही तरह है, तो गोपाल कृष्ण दोनों सेम ही नाम है। और कृष्ण यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, टी कृष्णमचारी, तो ये भी मेंबर थे इसके, समझ गए ना। तो गोपाल कृष्ण 2 बार आ गए, कृष्ण स्वामी अयंगर और कृष्णमचारी, ऐसे आपको याद हो जाएगा। हमारे पास कौन आ गए? बी आर अम्बेडकर आ गए, गोपाल स्वामी, कृष्णमचारी आ गए, ठीक है। और बाकी बात भी मुंशी साहब तो होंगे, मुंशी के बिना काम कैसे चलेगा, तो मुंशी साहब भी आ गए, सैयद मोहम्मद भी आ गए, एक मोहम्मद जी को भी रख लेते हैं, सैयद मोहम्मद भी आ गए, और माधव राव भी आ गए। तो देखो, कृष्ण को माधव भी बोलते हैं, गोपाल कृष्ण, माधव कृष्ण, खाली 4 जगह तो कृष्ण भगवान ने ले लिया, ऐसे मान के चलो वहां पर। तो बाकी हमारे पास अम्बेडकर जी आ गए, मुंशी आ गए, सैयद मोहम्मद आ गए। इस तरह से 7 नाम याद रखना। लेकिन एन माधव राव की बात करेंगे, वो बीएल मित्तर की जगह आए थे, क्योंकि बीएल मित्तर की बात करें, ये बीमार पड़ गए थे, उनकी जगह एन माधव राव ने ज्वाइन करा था। और डीपी खेतान जी की 1914 में डेथ हो गई थी, उनकी जगह कृष्णमचार्य जी ने ज्वाइन करा था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो ये भी 2 बार मिले थे, एक बार फरवरी 1948 में, एक बार अक्टूबर 1948 में। ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते हैं। अब क्या हुआ, जब पहली बार जैसे फरवरी 1948 में मिले तो डिस्कशन वगैरह हुई ड्राफ्टिंग कमेटी की, फिर कई सारी बहसबाजी वगैरह हुई, फिर ये अक्टूबर में फिर से जाके मिले थे, समझ गए। इस तरह से मिलते गए, जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार करा कि हाँ ये फाइनल है, इसको पेश करते आगे जाके, समझ गए। क्योंकि सारी कमेटीज अपना अपना काम कर रही थी ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, तो कई सारी अंदर कमेटीज बनाई, कैबिनेट बनाए हुए, मिनिस्टर्स बनाए हुए हैं। सभी मिनिस्टर अपना अपना काम करते हैं, बाद में जाके तो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट देंगे ना। वैसे ड्राफ्टिंग कमेटी अपना काम करेगी, बाकी फाइनेंस कमेटी अपना काम करेगी। जब रिजल्ट आएगा तो जाके आगे
हायर अथॉरिटी को शो करेंगे। वैसे ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपने ड्राफ्ट पहले अलग अलग से तैयार कर लिए, जब वो फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिए, हाँ ये ओके है, अब इसको पेश करते हैं। जो फाइनल ड्राफ्ट था वो 4 नवंबर 1948 को पेश करा गया, इसको बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग। जहाँ पे जाके इसके बाद जाके पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करेंगे, वहाँ पे रीडिंग हुई थी, यानी कि बहस वगैरह सब कुछ पढ़ा गया, डिटेल में समझा गया था। तो पहली रीडिंग कब हुई थी? 1948 को ही हुई थी। फिर दूसरी रीडिंग कब होती है? 15 नवंबर 1948 को, कुछ ही दिनों के बाद दूसरी रीडिंग भी हो जाती है। और इस रीडिंग में कहा जाता है कि 7653 अमेंडमेंट प्रपोज करे गए थे, कि लगभग 7,500 चेंजेस हमने संविधान में लाने हैं इसमें, लेकिन 2-2,500 के करीब चेंज हुए थे। और तीसरी रीडिंग कब हुई थी? फिर 14 नवंबर 1949 को जाकर तीसरी रीडिंग हुई थी। 3 रीडिंग हुई थी, 3 रीडिंग में जाके फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फाइनल हुआ था। तो फाइनली थर्ड रीडिंग कब हुई थी? 14 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को हमने इसको पास कर लिया था, समझियो। 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बन गया था, जो ड्राफ्ट इन्होंने तैयार करता है कि अब जाके पेश करते हैं, पहली रीडिंग हुई, दूसरी रीडिंग हुई, तीसरी रीडिंग हुई, तीसरी रीडिंग के बाद फाइनली जाके इसको पास करेगा कि हाँ ये ओके है, यही हमारा संविधान रहने वाला है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपको मैं बता ही चुका हूँ। उसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पे 299 मेंबर अभी इंडिया में रह गए थे ना, आपको यहाँ पे बताया था कि इंडिया की स्ट्रेंथ अब 299 रह गई थी, 300 से एक कम रह गई थी, इंडिया की स्ट्रेंथ इतनी रह गई थी। तो इतने सारे मेंबर्स ने वहाँ पे साइन करे थे कि हाँ ओके हम इसको मानते हैं, इसको मानते हैं। लेकिन जिस दिन पास करने की बारी थी, 26 नवंबर 1949 की बात करेंगे, उस दिन सारे मेंबर प्रेजेंट ही नहीं थे। 299 में से सिर्फ 284 मेंबर्स ही वहाँ पे प्रेजेंट थे और 284 मेंबर्स ने वहाँ पे साइन करे थे। इतना हमको समझ आ गया था। और जब हमारा संविधान बना था, ये जो संविधान की बात करते हैं, उस टाइम पे इसमें 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, प्रीएम्बल इसमें बाद में ऐड करा गया था। क्लियर हो गया? तो अगर हम सबसे बात करेंगे यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को तो हमने पास कर लिया था, हमारा संविधान तो बन गया, लेकिन इसको इनेक्ट कब करा गया था? ये फोर्स पे कब से आया था? 26 जनवरी 1950 से। क्योंकि आपको पता है कि जो हम पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी लाहौर सेशन में कि हमें अपने देश के आज़ाद करवाना है, कब करवाना है? 26 जनवरी को आज़ाद करना है, बट वो हो नहीं पाया था। तो वो बात हमारे इंडिया के दिमाग में कब से बैठी थी कि जो 26 जनवरी की डेट है, हम इसी डेट को अपने देश को आज़ाद कराएंगे। हालांकि उस डेट को आज़ाद नहीं करा पाए थे, थोड़ा डिबेट करना पड़ता उसके लिए, तो उससे अच्छा था कि पहले आज़ादी ले लो, तो आज़ादी पहले ले ली थी। तो 26 जनवरी 1950 की बात करेंगे, तो 26 नवंबर को पास कर लिया था। पता नवंबर पास आ रहा है, तो एक काम करते हैं, 26 जनवरी से ही हम अपना जो संविधान है उसे इनेक्ट करेंगे। हालांकि कुछ प्रोविजंस के पहले स्टार्ट कर दिए थे, फोर्स में आ चुके थे, लेकिन जो मेजॉरिटी में इसका पोर्शन था ना, वो 26 जनवरी 1950 में इनेक्ट किया गया था, फोर्स में लाया गया था। और इसके बाद क्या होता है, एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई थी। जब ये संविधान बना था ना, जब इलेक्शंस होने वाले थे, अभी की ये जो इलेक्शन चल रहे थे, उसी टाइम पे इलेक्शन चलते चलते एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई थी 8 जुलाई 1946 को। इसमें नेहरू चेयरमैन बने थे और इसमें 8 मेंबर और भी थे। इसकी 2 सिटिंग्स हुई थी, दिल्ली में और बॉम्बे में हुई थी। ठीक है, इन्होंने क्या करा था कि एक एक्सपर्ट कमेटी का काम क्या था कि कहा कि जो भी इलेक्शन वगैरह जीतेंगे उसके बाद हम ये स्टेप उठाएंगे ताकि हमारा संविधान जल्दी से बन जाएगा, समझ गए? तो इस एक्सपर्ट्स कमेटी ने वो सारे काम करे थे। और एक अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ इस टॉपिक की इंपॉर्टेंट बात करेंगे, एलिफेंट जो है इसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सिंबल अटेम्प्ट करा गया था कि हमारे जो सिंबल रहने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वो क्या रहेगा? एलिफेंट रहेगा। BN राव कौन थे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे। अयंगर की बात करेंगे, सेक्रेटरी थे। और प्रेम बिहारी नारायण की बात करें, कैलीग्राफर, इन्होंने अपने हाथों से लिखा था इटैलिक स्टाइल में संविधान को। ये नाम याद रखना, प्रेम बिहारी नारायण, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ कुछ ना कुछ ज़रूर आया होगा। अगर समझ आया होगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर लेना। और आपको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा वीडियो का। उस वीडियो में मैंने भी छोटा सा रोल करा हुआ है, अलग ही थोड़ी सी लुक। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके वीडियो ज़रूर देख लेना। मैं अगर कमेंट्स वगैरह वहाँ पे चेक करूँगा आपने कमेंट क्या नहीं किया, तो वीडियो ज़रूर देखना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वॉच वीडियो के नाम से, वहाँ पे जाके ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो बाकी ओलिव बोर्ड का लिंक मिलेगा, उस पर हमारी उस वीडियो का लिंक मिलेगा, जाके वीडियो ज़रूर देखना। और बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा, इंस्टाग्राम भी हमारा JK Latest Info के नाम से, टेलीग्राम भी इसी नाम से, जाके ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, जय हिंद।